Camera guys. Chalo. So on Sunday we had test on determinant and matrices. So as we have discussed many times कि सबसे easiest chapter है हमारे syllabus में. And if I look at the performance, I would say स्नेहा, अक्षत, सिद्धांत, उत्तरा और आर्यन. तुम्हारे पास क्या रीजन है इन इस कोर्स का जो तुम्हारा स्कोर आया है? आर्यन, सर वो जो मैंने जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन थे वो नहीं करे थे क्योंकि वो गाने पढ़ा नहीं था। क्यों? वो तो कितनी बार हो चुका है, मतलब अब तक नहीं आता है वो करना. बता रहा हूँ क्यों, क्वेश्चन आना ही आना है, उसके बाद भी उसमें गलती हो रही है तो अटर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है. और ये पासिंग मार्क्स भी नहीं यार, मतलब बहुत ही खराब हालत है यार. इन चैप्टर में तो नहीं होना चाहिए, किसी डिफिकल्ट चैप्टर में हो तो मुझे समझ में भी आए. तो रेगुलर चैप्टर है. उत्तरा तो है नहीं क्लास में, आई थिंक. स्नेहा भी नहीं है, बाकियों का ठीक है. बट जिस लेवल पर अभी चैप्टर जा चुके हैं, कंसिडरिंग कि एलिमेंट्री ड्रॉ ऑपरेशन डिलीट हो गया और एक आध चीजें और डिलीट हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिलीट हो गया जिसमें फंसते थे लोग, तो अब कुछ रह नहीं गया इसमें. फुल में फुल ही आने चाहिए थे. तो अब जो जिन 3-4 लोगों ने फुल लाया है, दैट इज मतलब ये नॉर्मल है, ये होना चाहिए था. ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बहुत ब्रिलियंट कर दिया होगा तो आए हैं. इट शुड बी लाइक दैट फॉर एवरीवन. चलो जो डाउट्स हैं वो पूछो. कोई डाउट है टेस्ट में? सर क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. ओके. 10th कोई डाउट है? सर उसका 10th 10th. 9 से पहले किसी का डाउट है? ओके. उसके पहले मैं एक दो क्वेश्चंस में बता देता हूँ कि कहाँ बहुत कॉमन मिस्टेक्स हुई हैं और जो तुम्हें अवॉइड करनी है और किन उन बातों का ध्यान भी बहुत रखना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था. अब देखो इसमें थोड़ी सी चालाकी की गई. 2x 5 8x 6 5 8 3. बहुत जल्दी ये लगने लगा कि यार x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 6. सही है, x इज इक्वल टू 3 आंसर लिख दो. आंसर x इक्वल टू 3 भी ठीक है, एक आंसर ये भी है, बट ये मेथड ठीक नहीं है. तो अगर तुम ऐसे करोगे तो यू विल गेट 0 मार्क्स. तो ध्यान से देखना कि यार ये मैट्रिक्स नहीं बनी हुई है, दिस इज डिटरमिनेंट. तो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, देन कंपेयर करना है. डिटरमिनेंट में एलिमेंट वाइज थोड़ी ना इक्वल होते हैं. अगर ये मैट्रिक्स होती तब हम एलिमेंट कंपेयर करते हैं. ये डिटरमिनेंट है तो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी चाहिए थी एंड देन कंपेयर करना चाहिए था. इसीलिए मिस्टेक है जो होती है, तो मैंने दिमाग में इसलिए डाल दिया है कि हो सकता है अभी किसी की नहीं हुई है, बाद में हो जाए. तो सिंबल का बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी चीज डिटरमिनेंट है और कौन सी मैट्रिक्स है. क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत लोगों का गलत हुआ है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 20 दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ 2a पूछा गया है. दो चीजें देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन होगा तो क्या क्या पूछ सकता है, या तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके पूछ सकता है या डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछ सकता है. दोनों में ही तुम्हें ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी. 3x3 ऑर्डर दे रखा है. एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1. मतलब एक कम कर देना है ऑर्डर में तो पावर 2 हो गई, तो आंसर हो जाता 400. 2a कहा है यार, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है. देखो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में हुआ है, डिटरमिनेंट में नहीं हुआ है. और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है सारे एलिमेंट्स में, तो जो भी मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो गया है. और डिटरमिनेंट में हम कॉमन लेते हैं रो या कॉलम से, तो अगर रो से हम कॉलम लेंगे तो हर रो से एक एक बार कॉमन आ जाएगा. इसीलिए अगर मैट्रिक्स में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, डिटरमिनेंट में 2 इंटू 2 इंटू 2, जितने भी रोज हैं उतने टाइम्स हो जाएगा. तो इट शुड बी 8 इंटू 20. कम लोगों ने गलती की है लेकिन की है फिर भी. देन तो इजी क्वेश्चन थे, एडजॉइंट इजी था. एरिया वाला क्वेश्चन ये भी बहुत लोगों ने गलत किया है. ध्यान रखो, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैन बी बोथ. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. जब भी रिवर्स क्वेश्चन होगा कि एरिया दिया है और अननोन पूछा है, हमेशा दो वैल्यूज लेके करना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यहाँ एरिया 4 दिया था, तो वी हैव टू टेक डिटरमिनेंट इधर +4 और -4.
क्वेश्चन नंबर 9 में भी गलती हुई है। 9 में आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ इशू आ रहा है। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और 0 2x। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का ध्यान रखा करो। तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। पहली बात, इन दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना आएगा? 1 cross 3. 1 cross 3. दिस इज द ऑर्डर। और फिर प्रोसेस भी याद रखा करो कि एक एलिमेंट कब मिलता है प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स में, जब हम एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 1 क्रॉस 3 है तो ये ऐसे मिलेगा, ऐसी मैट्रिक्स बनेगी 1 क्रॉस 3। अब पहला एलिमेंट क्या होगा? पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से करोगे तो 1 + 4 + 1 6 हो जाएगा। पहली रो को दूसरे कॉलम से तो 2 + 0 + 0 2 हो जाएगा। और पहली रो को तीसरे कॉलम से तो वो 2 + 2 4 हो जाएगा। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू। ठीक है। कई लोगों की आदत हो जाती है कि उन्हें प्लस में लिखना ही होता है कि दिस, उनको लगता है 6 + 2 + 4 एक एलिमेंट आ गया। तो पहले ऑर्डर डिसाइड कर लो। इस ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, एक ही रो आएगी, 3 कॉलम आएंगे जो कि एक एक एलिमेंट होंगे। अब तो कुछ ज्यादा बचा नहीं है। नाउ व्हाट डू वी हैव? पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और दूसरी का है 3 क्रॉस 1। रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा? 1 cross 1. 1 क्रॉस 1। सिद्धांत पता है ना ये? ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 मतलब एक ही एलिमेंट आना है। एक एलिमेंट क्या होगा? वो पूरी रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 0 2 × 2 4 + 4x। दूसरी तरफ 0 लिखा है, दैट इज 0 मैट्रिक्स बेसिकली। तो इट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी। पूछो। सर ये जो राइट हैंड साइड में है ये क्या चीज है? 0 मैट्रिक्स से मैट्रिक्स की कंपेयर होती है ना, तो 0 मैट्रिक्स होगी वो, नंबर 0। अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली ना मैंने ऐसे 0 समझ लिया, फिर उसके बाद मैंने जो है ना ये बड़ा वाला 3/3 उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, फिर मैंने वो गलती कर दी थी। मैट्रिक्स में ऑपरेशंस नहीं होते, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मतलब डिवीजन नहीं होता है, ट्रांसपोज नहीं होता, तो ये सब नहीं करना होता है। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसे ही, 10 में ज्यादा लोगों ने गलती की है, 9 में कम लोगों ने की है। और वो गलती मोस्टली ऑर्डर पे बेस्ड है। लोग ऑर्डर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए गलती हो रही है। और ये प्रूविंग का क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए था। मैट्रिक्स ए दे रखी है -2 4 5। मैट्रिक्स बी दे रखी है 1 3 -6। हमें प्रूव करना है कि, या शो करना है या चेक करना है कि क्या ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये होना ही होना है, वी ऑल नो दैट। अब ए बी का ऑर्डर क्या होगा ये बस सोच लो पहले। तो देखो, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, बी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? 3 cross 3. 3 क्रॉस 3। बहुत लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं यार, जब तक प्लस ना लिखो कि दिस प्लस दिस प्लस तब तक तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर एक रो में एक ही एलिमेंट है, तो हमारा जो नया एलिमेंट मिल जाएगा सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। -2 × 1 पहला एलिमेंट मिल गया भाई, पूरी रो कवर हो गई और पूरा कॉलम कवर हो गया। कॉलम में एक ही एलिमेंट है, रो में एक ही एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो -2 सेकंड कॉलम 3 तो -6 ये सेकंड एलिमेंट है। -2 × 6 12। इस तरह से पहले दिन मिले, ऐसे ही सेकंड रो को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही थर्ड रो को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है आर्यन? यस सर। और कोई डाउट? सर एक बार 11th भी बता दीजिए। 11th 2 लाइन का क्वेश्चन था बस, फंडा जिसको याद होगा वही कर सकता था। Do you not remember the condition for a matrix to have its inverse? एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कैसे डिसाइड करते हैं? सर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, बस तो डिटर्मिनेंट निकालना था, इज इक्वल टू नॉट 0 लिख देना था, इतना सोल्यूशन करना था। बहुत लोग उसका ट्रांसपोज निकाल रहा है, कोई कोई एडजॉइंट निकाल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, कुछ करना ही नहीं था। डिटर्मिनेंट निकालोगे, आई थिंक कुछ ऐसा आ रहा था 5 लैम्डा + 8 इज नॉट इक्वल टू 0। λ, हाँ।
ऐसे कुछ था। लैम्डा इज इक्वल नॉट इक्वल टू -8/5 के लैम्डा। कुछ लोगों को इसमें भरोसा नहीं होता कि ये कैसा सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है भाई। कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू -8/5 नहीं हो सकती, और कुछ भी हो सकती है। तुम और कुछ भी डाल दोगे वैल्यू तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सेम मैट्रिक्स नहीं होगी, लेकिन हमें ये थोड़ी दिखाना है कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स होंगी। हमारा सिर्फ काम है कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट -8/5। ठीक है, और कुछ? ओके, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रिवीजन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज करेंगे। जिनको आता है दे कैन स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, जो भूल गए दे कैन बी विद मी। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल नहीं आता है? कनौ, सिद्धांत, तुम लोगों की क्या सिचुएशन है? तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है यहाँ पे। सर वैसे मैंने सीबीएसई रिलेटेड पढ़ लिया। कनौ, पढ़ा हुआ है। आर्यन, तुम्हें याद है कुछ? सर ऐसे भी याद नहीं। फाइन, मैं पहले काम दे देता हूँ जिन लोगों को काम करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चंस की है। हाँ ठीक है, 24 क्वेश्चन है। आई थिंक सारे वैसे भी नहीं होंगे, जितने हो सके करो। चलो, जो लोग पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुने। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, dy/dx इन्वॉल्व होता है। ओके, तो एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसी नॉट फंक्शन सॉरी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव की कोई पावर इन्वॉल्व हो, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। ऑर्डर और डिग्री की पहले बात कर लेते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ये। डू यू नो आर्यन, ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं? आर्यन, सर एक सिद्धांत तुम्हें पता है? सर ऑर्डर है क्या कहते हैं, जितना उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल पहले वाले में ऑर्डर उसका 1 है और डिग्री भी उसका 1 है। डिग्री मतलब जिसका सबसे ज्यादा डेरिवेटिव हुआ है उसका पावर। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है कि जो इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, दैट विल बी नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर dy/dx है, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका ऑर्डर 1 है। सेकंड में देखो dy/dx 2 बार, d²y/dx², ये dy/dx का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, d²y/dx², मतलब कोई चीज 2 बार डिफरेंशिएट हुई है तो इसका ऑर्डर 2 है। d³ होगा तो वो 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। डिग्री में थोड़ा कैची हो जाता है। कैची क्या हो जाता है कि डिग्री हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफाइन नहीं होती है। डिग्री पहली बात तो होती क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो उसकी जो पावर है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कहां पर डिग्री डिफाइन होगी और कहां पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी जो इक्वेशन है दैट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy/dx। जो हमारी इक्वेशन है वो dy/dx में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम डिग्री की बात करेंगे। अदरवाइज हम डिग्री की बात नहीं करेंगे। एल्स इन दैट केस डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल नॉट बी डिफाइंड। तो पॉलिनोमियल सबको याद होगा, पॉलिनोमियल क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा था, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर्स होते हैं। तो मतलब अगर मैं कह दूं dy/dx या ठीक है चलो प्लस साइन y इज इक्वल टू x, क्या इस इक्वेशन की डिग्री डिफाइन है? क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है dy/dx में? है, क्योंकि हमें सिर्फ dy/dx पे ध्यान देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, उसकी पावर 1 है। तो ये दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन।
अगर मैं बोल रहा हूँ डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब टू द पावर 4 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 6 प्लस ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स क्यूब, इस इक्वेशन की ऑर्डर क्या है? नॉट डिफाइंड। सब नॉट डिफाइंड होगा। ऑर्डर बोला मैंने, सुन तो लो क्वेश्चन। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है। क्या है इसका ऑर्डर? 3। ऑर्डर इसका 3 है। डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy बाई dx। ये e की पावर में इधर dy बाई dx आ गया। फंडा क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, Yes, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? जैसे किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब यूजुअली हमारे जो इक्वेशंस होती है उनका सोल्यूशन नंबर्स में होता है, इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए। डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फंक्शन में होगा, क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू पुट करनी है, तो कोई फंक्शन होगा उसी का तो dy बाई dx लेंगे हम, तो यूजुअली वो सोल्यूशन फंक्शन आएगा। दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक जनरल सोल्यूशन और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है तो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। अगर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। अगर हमें उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है तो वो हो जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, अगर याद हो सैंपल पेपर में, उसने पूछा था कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे अरे पर्टिकुलर सोल्यूशन में, तो 0 उसका आंसर था। पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक सिंपल सी इक्वेशन। तो वी नीड टू सॉल्व इट। तो हम क्या करेंगे, dy इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx, एक्स वाले एक साइड वाई वाले एक साइड, दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट। तो dy का इंटीग्रेशन y और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ बहुत बड़े बड़े आने चाहिए, बट ये सब तो आना चाहिए। प्लस c, नाउ दिस इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ c कुछ भी हो सकता है। अगर कंडीशन दे दी, कुछ और इंफॉर्मेशन दे दी गई होती शुरुआत में ही कि यार y 0 इज इक्वल टू लेट्स से 1, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, क्या गिवन है कि जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो इसकी हेल्प से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। y को 1 पुट कर दो और x को 0 पुट कर दो, तो यहाँ से c की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू 1 पुट कर दो, दिस विल गिव अस अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंस समझ गए? तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए वी नीड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। दी होगी तो हम निकाल पाएंगे, नहीं दी होगी तो नहीं निकाल पाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर। Okay. The next thing is types of differential equation. So there will be 3 types of differential equation जो तुम्हारे सिलेबस में आएंगी। पहली सबसे बेसिक है वेरिएबल सेपरेबल। उनको तुम्हें पहचानने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। दे आर वेरी सिंपल, वेरी डिफरेंशिएबल, कि तुम अलग अलग समझ सकते हो कौन सी इक्वेशन किस टाइप की है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि हम जहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, एक्स वाले सारे टर्म एक तरफ हो सकते होंगे और वाई वाले सारे टर्म्स एक तरफ हो सकते होंगे, ऐसी इक्वेशंस को बोला जाएगा वेरिएबल सेपरेबल। तो उनको हम अलग अलग कर लेंगे और वी विल देन इंटीग्रेट एंड सॉल्व द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू x sin x अपॉन y स्क्वायर। बहुत बेसिक एग्जांपल, मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो इजी सा दिख रहा है, यूजुअली इजी होंगे। तो यू कैन सी कि यार हम देखो x वाले सारे टर्म एक साथ कर सकते हैं और y वाले सारे टर्म्स एक साथ कर सकते हैं। y को इधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ, तो ये क्या बन गया, y स्क्वायर dy इज इक्वल टू x sin x dx। अब ये दोनों अलग हो चुके हैं, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता ही है हमें, y क्यूब बाई 3, और x sin x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, बाय विच मेथड, x sin x का कैसे होगा इंटीग्रेशन, आइलेट रूल लगेगा शायद। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कितने लोग पढ़ रहे हैं पहले भी ये बताना जरा, सर पढ़ रहा हूँ मैं भी। देश और मैं भी। सर क्या पढ़ना?
तुम लोग भी रिस्पॉन्ड करो ना, अकेला सिद्धांत रिस्पॉन्ड कर रहा है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा है कोई। हाँ, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, सो यहाँ पर लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जहां पर आइलेट रूल लगता है। तो बताओ किसको फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए और किसको सेकंड? सर एक्स फर्स्ट हो जाएगा और दूसरा वाला सेकंड। एकदम लास्ट में आ रहा है, मतलब टी की प्रायोरिटी बहुत पीछे रहती है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा एक्स और सेकंड फंक्शन हो गया साइन एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट जो कि एक्स का 1 हो जाएगा और इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब कॉस एक्स फिर से इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स। अब लग रहा हो कि यार मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों तरफ कांस्टेंट लिखोगे अल्टीमेटली दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके कांस्टेंट ही बन जाएगा, तो सिर्फ एक बार लिख दोगे सफिशिएंट है। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड यहाँ पर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल एक टाइप के होने के साथ साथ एक बीच का कहीं ना कहीं स्टेप भी है कि जब तुम अदर टाइप की इक्वेशंस पढ़ोगे तो वहां भी वेरिएबल सेपरेबल यूज हो सकता है, क्योंकि इट्स नॉट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इक्वेशन ओनली। ये तो प्रोसेस के पार्ट में भी आ सकता है कि हाँ हमने कुछ और टाइप का सॉल्व कर रहे थे और बीच में कहीं आके वो वेरिएबल सेपरेबल बन गया। टू मोर टाइप्स ऑफ देयर, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो इन पे ही बेस्ड आएगा, सिर्फ दो ही और है और दे आर वेरी इजी टू डिफरेंशिएट। एक है होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हो सकता है और में ऑप्शन मिल जाए, हो सकता है इनमें से कोई एक आ जाए, बट फॉर श्योर बड़ा क्वेश्चन इससे ही आना है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व होंगे इक्वेशन में उन सब की डिग्री सेम होगी, होमोजेनियस एक जैसा है। ठीक है, तो ये देख के ही रियलाइज हो जाएगा कि यार कौन सी इक्वेशन होमोजेनियस है। तो हर टर्म को देखोगे उसकी पावर को ऐड करोगे, अगर अलग अलग वेरिएबल है सबकी पावर सेम आ रही होगी, सो दैट विल बी होमोजेनियस। एग्जांपल में देख के ले लेता हूँ, दैट वुड बी बेटर आई गेस। रैंडम एग्जांपल में बहुत मजा नहीं आ रहा है। ओके, जैसे हमारे पास इक्वेशन हो गई से एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ ऑब्जर्व करो कि यार देखो डी वाई की भी एक डिग्री होती है। डी वाई का मतलब क्या है? छोटा सा डिफरेंस, बट है तो कुछ, है तो एक क्वांटिटी ना। तो कैन यू ऑब्जर्व क्या डिग्री यहाँ पर 2 + 1 3 है, 2 इसकी डिग्री और 1 इसकी। ठीक है, 2 यहाँ पर ये और 1 ये, 3, 2 इसकी और 1 इसकी, सारे टर्म्स की डिग्री सेम दिख रही है। सो इट इज वेरी इजी टू ऑब्जर्व कि एक होमोजेनियस इक्वेशन है। अब इसके स्टेप समझो। पहला स्टेप होगा dy बाई डी एक्स को अलग लिखना और बाकी सबको अलग लिख देना। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं, कुछ चीजें राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। dy बाई डी एक्स को अलग कर लो and that will leave us minus xy plus y square upon x square. Okay, बेसिकली ये फॉर्मेट ऐसा हो गया कि हम इसको ऐसे लिख लेंगे dy by dx is equal to some function of xy। उसके बाद हाउ टू शो कि एक इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं है, मतलब हम देख के तो समझ गए बट स्टेप्स क्या है उसको शो करने के। तो हम ये जो फंक्शन आया राइट हैंड साइड में, इसको मैंने fxy लिखा है, यहाँ xy की जगह लैम्डा x और लैम्डा y पुट करेंगे। मतलब जहां जहां x होगा उसकी जगह लैम्डा x लिख देंगे और जहां जहां y होगा उसकी जगह लैम्डा y लिख देंगे। देखो ऐसा करने से क्या होगा, देखो हर एक x के साथ एक लैम्डा आ रहा है, हर एक y के साथ एक लैम्डा आ रहा है। तो अगर हर एक टर्म की डिग्री सेम है तो हर एक टर्म में लैम्डा की सेम पावर आ जाएगी। समझ गए ना?
जैसे मैं कह रहा हूँ एक्स वाई क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस वाई टू द पावर 4 है। तो मैंने एक्स की जगह लैम्डा एक्स लिखा तो एक लैम्डा यहाँ आ गया और 3 लैम्डा यहाँ आ गया, टोटल लैम्डा टू द पावर 4 इसमें आ जाएगा। ऐसा ही इसमें 2 और 2 करके 4 आ जाएंगे और इसमें भी 4 आ जाएंगे। तो हर एक टर्म में लैम्डा की पावर इक्वल आ जाएगी। तो अगर तुम एफ एक्स वाई में एक्स वाई की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डालते हो और लैम्डा की पावर कुछ कॉमन आ जाती है, वो होमोजेनस में हमेशा आ जाएगी और एफ एक्स वाई अलग बचेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n एफ एक्स वाई, देन दैट इक्वेशन इज नोन एज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ठीक है, अब इस गिवन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा एक्स डालो और y की जगह लैम्डा वाई, देखो क्या हो जाएगा, क्या ये लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई हो गया प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और नीचे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। यू कैन ऑब्जर्व कि हम ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दैट विल लीव अस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया देखो रिजल्ट, हमने एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकाला और ये आ क्या गया, लैम्डा टू द पावर 0 एफ एक्स वाई वापस आ गया। लैम्डा तो कैंसिल हो गया, पूरा फंक्शन वही का वही आ गया ना, यही तो फंक्शन था हमारा ओरिजिनल। तो मतलब दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, यस तो ये स्टेप वहां तक का हुआ कि शो कैसे करना है, और थोड़ा अभी देखने में लंबा लग रहा है, इतना लंबा है नहीं, ऑल्दो उसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा होता है, बट दिस इज जस्ट टू शो कि दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सम डिग्री। अब अगला स्टेप आता है इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन के लिए वो dy बाई डी एक्स है हमारा, ये था एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको y बाई एक्स या x बाई वाई का फंक्शन बना लेंगे। वैसा करने से अच्छा रहता है और वो हमेशा बन जाएगा, हमेशा इजीली बन जाएगा। देखो मैं इस पूरी इस राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ऊपर क्या बचेगा, y अपॉन एक्स बचेगा, एक x कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा और नीचे 1 बचेगा। समझ गए बात, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया कि मैं चाह रहा हूं कि y बाई एक्स का फंक्शन बन जाए या x बाई वाई का बन जाए। जब dy बाई डी एक्स लिखा होगा तो हम y बाई एक्स का फंक्शन बनाएंगे। कभी कभी ये भी इक्वेशन बन जाती है कि dx अपॉन dy हो जाता है, उस केस में हम x बाई वाई का फंक्शन बना लेंगे। सिमिलर बातें, कोई खास डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, हमेशा सेम सब्स्टिट्यूशन होगा, y बाई एक्स को v ले लेंगे। हर क्वेश्चन में यही मेथड लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं आना है। y अपॉन एक्स को v ले लेंगे, तो यहाँ से हो गया y इज इक्वल टू वी एक्स और dy बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स आ गया v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स और ये सब्स्टिट्यूशन कर दो। तो dy बाई डी एक्स हमने ये लिख दिया v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स और राइट साइड में क्या आ गया, माइनस v प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हमेशा ध्यान रखना कि y गायब हो जाएगा और v आ जाएगा। अब डू यू थिंक वी कैन गो फॉर वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ से v और x अलग हो सकते हैं। देखो मैं सारे v को एक साइड लिख रहा हूँ, तो x dv बाई डी एक्स अगले स्टेप में लिखता हूँ, पहले v को मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, तो हो गया v स्क्वायर माइनस 2v। अब v एक तरफ और x एक तरफ, तो ये हो गया dv अपॉन v स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल टू dx अपॉन x। और यहाँ से हम आ गए इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद है किसी को ये किस मेथड से इंटीग्रेट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले रूल से हो सकता है। नहीं सर, उसका उसका वो स्क्वायर मतलब वो स्क्वायर मिडिल क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट में सर वो तुम सर जो जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चाह देते रहे हो ना, हैं। हाँ ठीक, उससे हो सकता है एक और तरीका भी है।
पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है, यस सर, नीचे v कॉमन है, v अपॉन v माइनस 2 थ्री कॉमन, हाँ यस सर। अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस था, सो दैट यू आर मोर कंफर्टेबल। लेट मी चूज अनदर क्वेश्चन, लेट्स सी। हाँ सारे एक जैसे ही हैं वैसे तो, चलो मैं कोई भी रैंडमली उठा रहा हूँ। x dy माइनस y dx इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। नाउ यू गॉट टू फील इट। क्या देखते हैं, dy को अगर कंसीडर करना है तो हर जगह करो, नहीं करना है तो कहीं नहीं करना। हम कंसीडर कर लेते हैं। देखो इस टर्म की डिग्री 2 दिख रही है, एक x की पावर एक dy की पावर, इसकी भी 2 दिख रही है, ठीक है ना, एक y की पावर एक dx की पावर, 1 1 पावर हो गई। इसकी डिग्री देखो दोनों की 2 दिख रही है, लेकिन रूट लोगो तो 1 हो गई डिग्री और 1 इसकी, तो सारे टर्म की डिग्री सेम दिख रही है। अभी हमें पता है कि होमोजेनियस है, एग्जांपल मैं ऐसे ले रहा हूं, बट यू डू नॉट थिंक कि हमेशा पहचान लोगे, इसलिए मैं मेथड बता दूं कैसे पहचानना है। इट इज गिविंग मी अ कंप्लीट फीलिंग कि ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है। हाँ सिद्धांत सर ये जो वाई एक्स की जो डिग्री, ये ट्रिक है सर, ये समझ में नहीं आ रही। ट्रिक थोड़ी ना, मुझे पावर देखो बस, डिग्री क्या है एक्स की यहाँ पर, 1। और dy की भी 1 मान ले, dy y के जैसा ही तो है क्वांटिटी। अच्छा हाँ यस सर। ऐसे यहाँ 1 और 1 2, यहाँ पर इन दोनों की 2 है, लेकिन रूट लोगो तो 1 हो जाएगी, सर 4 नहीं होगी? प्लस है ना, इनटू थोड़ी ना। अच्छा तो यहाँ माइनस है तो तुमने डिग्री ऐड कर दी थी कि सब्ट्रैक्ट कर देते। एक टर्म बनता है प्रोडक्ट से बनता है ना, ऐड करने से थोड़ी टर्म बनता है नया, सॉरी ऐड करने से तो नया टर्म बन जाता है ना, सेम टर्म थोड़ी रहता है। तो इट इज गिविंग मी द फीलिंग कि यार ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो मेरा पहला स्टेप बाहर का dx काउंट कर लिया ना, रूट लिया तो 1 इसकी और 1 बाहर की, टोटल सबकी 2 ही तो आ रही थी पहले भी, अच्छा ठीक है। तो अभी मेरा पहला काम है dy by dx इज इक्वल टू fxy, मतलब dy by dx को अलग करना, बाकी अलग लिखना। तो मैं y dx को यहाँ ले जाता हूँ राइट साइड और कॉमन ले लेता हूँ। x dy इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एंड ब्रैकेट में dx। अब dy by dx को अलग कर लेते हैं, तो dy by dx इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, ये हमारा fxy हो गया। तो हम शो करेंगे, सबसे पहले शो कैसे करते हैं, ये fxy है हमारा, हम क्या करेंगे x और y की जगह क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे x और y की जगह, सर y by x, लैम्डा एक्स और लैम्डा लैम्डा एक्स। और पहले तो मैं दिखाना है कि होमोजेनियस, अभी मैं पता नहीं है, मतलब अगर मन में पता भी है तो एग्जामिनर को दिखाना है ना। तो x और y की जगह डालेंगे लैम्डा x और लैम्डा y। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये लैम्डा y हो गया और नीचे लैम्डा x हो गया। ऊपर देखो लैम्डा स्क्वायर का रूट बाहर लैम्डा आ जाएगा और पूरे में लैम्डा कॉमन आ गया, तो ये बचा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और नीचे लैम्डा एक्स, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ये पूरा वही ओरिजिनल फंक्शन ही आ गया क्या, दिस इज इक्वल टू fxy आ गया। तो we'll say कि we can say this is a homogeneous equation of degree 0। देखो किसी भी इक्वेशन में अगर समथिंग अपॉन समथिंग है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ वो इक्वेशन है जो डिग्री 0 की बनेगी। अगर समथिंग अपॉन समथिंग आ रहा है फॉर श्योर डिग्री 0 आएगा, पहले से जान के रखो इस बात, ठीक है। ये हमने सिर्फ दिखाया है, सोल्यूशन अभी शुरू नहीं हुआ है। अब सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं। सोल्यूशन हर बार सेम ही होना है, सिद्धांत कॉपी को कर रहा हूँ, खुद से कर लेना बाद में, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो और समझो, यस सर। ठीक है। अब सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन फिक्स है इसका, वही काम बार बार करना है। क्या करना था सोल्यूशन में, सर वैल्यू लेनी पड़ेगी। वैल्यू लेनी पड़ेगी मतलब y अपॉन x को v के इक्वल। ये तुम सेकंड स्टेप बता रहे हो। सबसे पहले y अपॉन x में लिख तो लो इसको, ऊपर नीचे मैं x से डिवाइड कर दूं, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर रहा हूं, रूट के
बाहर x से डिवाइड किया, अगर रूट के अंदर उसको लिखेंगे तो वो x स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो बात सब लोग? यस सर। कि अगर मैं रूट 5/6 करूं और मुझे 6 को रूट के अंदर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 6 स्क्वायर लिखूंगा ना। और मैं कह रहा हूँ इसको भी रूट के अंदर ही लिख देते हैं, तो 6 स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर मेन ये तो 6 था ना। बात समझ में आ रही है? यस सर। मैंने डिवाइड x से किया, अगर रूट के अंदर लिखूंगा तो x स्क्वायर से करना पड़ेगा उसी को। रूट के अंदर x स्क्वायर x ही तो हो जाएगा। देखो रूट के अंदर क्या बचेगा? ये 1 बचेगा, ये y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या y बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस y बाई एक्स अपॉन x 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हर कोई लिख सकता है, ये एकदम रटे रटाए स्टेप है। तुम्हें डी बाई एक्स को अलग करना है, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डाल के दिखाना है कि ये होमोजेनियस है। यहाँ तक तुम्हारा 1 मार्क पक्का, 1 मार्क यहाँ तक पक्का। y बाई एक्स में लिख दो, ये हर कोई कर सकता है, यहाँ इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये देखना है किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी डिग्री, जैसे यहाँ पे डिग्री 1 है तो x से डिवाइड किया। पिछले क्वेश्चन में याद करो डिग्री 2 थी, मतलब ऊपर नीचे की डिग्री 2 थी। यहाँ देखो एक्स वाई एक्स स्क्वायर था तो हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था ताकि y बाई एक्स का फंक्शन बन जाए। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो यहाँ तक स्टेप बिल्कुल फिक्स है, एकदम रट लो और लिख दो कि y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई अपॉन एक्स को v लिया तो y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन किया तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में आ गया रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v। v और v यहाँ पर कैंसिल हो गए और ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल, v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। dv ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। हो सकता है किसी को इंटीग्रेशन ना आता उतना अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख सकते हो, ये मैं मानता हूँ। जिन लोगों को लगता है कि नहीं वो इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम सीखेंगे, फिर भी नहीं सीख पा रहे हो तो यहाँ तक तो लिख देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2-2.5 नंबर पक्के रखे हुए हैं यहाँ तक। ठीक है, बस दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। क्या इंटीग्रेशन होगा? dv ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर का याद है फॉर्मूला? फॉर्मूला याद है? इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर वो लॉग, बस लॉग लिख दें? नहीं मतलब याद है। किसी को नहीं याद है पूरी क्लास में? जो लोग पढ़ रहे हैं उनमें से भी साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस सी। साइन इनवर्स में बीच में माइनस होता है। हम 1/2 वाले कुछ फॉर्मूले याद है? 6 फॉर्मूले हमने याद किए थे। सर 1/2 into log x x minus Minus a a x plus upon- हाँ x plus a upon x minus a। तो यहाँ पर a 1 है तो और याद रखना कि 1/2 वाले फॉर्मूले वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का था। एनीवे यहाँ से खुद से करना है तुम्हें। dx बाई एक्स का पता है, log x होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, v को रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ गए होमोजेनियस का फंडा? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। क्लियर। चलो, लास्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्यादा चांस है कि ये जरूर आएगी, सबसे ज्यादा यही आती है बड़े क्वेश्चंस में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको पहचानोगे कैसे? जो 4 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का क्वेश्चन है और डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो लीनियर ही होगा, मतलब होमोजेनियस अगर नहीं है तो एक ही ऑप्शन लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? dy बाई dx, 2 फॉर्म होते हैं, एक लेवल से हट गया तो सिर्फ एक ही फॉर्म बचा है, प्लस px टाइम्स y इज इक्वल टू qx। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हो सकता है क्वेश्चन में इक्वेशन इस फॉर्म में ना लिखी हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हम ट्रांसपोज करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाए, लेकिन फॉर श्योर ये गारंटीड समझ लो तुम लोग कि अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क 5 मार्क का है और वो होमोजेनियस नहीं है तो फॉर श्योर वो लीनियर है, आंख बंद करके भरोसा कर लेना। समझ गए बात? कभी कभी लीनियर समझ में नहीं आएगी, बट इसका उल्टा तरीका है कि हमें ये पता है कि दूसरी वाली नहीं है, अगर होमोजेनियस नहीं है तो वो लीनियर है। ठीक है,
चलो मैं पहले तो मेथड बता देता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, हम इस तरह से एक क्वेश्चन लिख देंगे। इसका सोल्यूशन कैसे होता है, तो इसका भी एकदम रेगुलर मेथड है। इसको सॉल्व करने के लिए हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e टू द पावर px dx। ठीक है, ये एक बार हम निकाल लेंगे तो डायरेक्ट सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखने में अजीब सा लग रहा होगा, ये फॉर्मूले जैसा है एक तरह से, एंड दिस इज आवर आंसर। ऑफ कोर्स हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो राइट हैंड साइड में है उसका। सोल्यूशन हमें डायरेक्ट लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और सीधे फिर ये सोल्यूशन लिख देना है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगेन किसी को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ तक लिख दोगे, 4 में से 2-2.5 मार्क्स तुम्हारे इंश्योर हो गए। तो बी स्मार्ट, और जितना मिनिमम हो सकता है उतना तो करना ही करना है। तो ये आईएफ इंटीग्रेशन के अंदर है या बाहर है? अंदर है। अच्छा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे क्वेश्चन ले लेता हूँ जो डायरेक्टली मुझे दिख नहीं रही है। जैसे एनसीईआरटी में तो इजी क्वेश्चन है, x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x। अब ये क्वेश्चन 4 नंबर में मान लो लिखा हुआ है। नाउ डू यू थिंक कि ये होमोजेनियस है? किसी को लग रहा है कि होमोजेनियस है? बोलो। नहीं सर। यू कैन इजिली टेल कि होमोजेनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x डिनोमिनेटर में है, यहाँ dy by dx, वैसे dy by dx की कोई डिग्री नहीं होती, ऊपर dy और dx की डिग्री कैंसिल हो गई ना। यहाँ log x है, यहाँ कुछ नहीं है। फॉर श्योर आई कैन टेल कि यार इन सबकी डिग्री सेम नहीं है एटम की, ये होमोजेनियस नहीं है। होमोजेनियस नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका कि dy by dx होता है अकेला। तो पहला काम हमें वही करना है कि dy by dx को अकेला बनाना है, मतलब उसके साथ में जो कुछ भी है उसको हटाना है। कैसे हटाएं? पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं x log x का। पूरे इक्वेशन को मैंने x log x से डिवाइड कर दिया, x log x, x log x। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, ये बन गया dy by dx प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में y अलग है तो y को अलग रहने दिया मैंने। 1 अपॉन x log x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू, यहाँ log x कैंसिल, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म दिख गया तुम्हें? dy by dx px फंक्शन ऑफ x, ये तो px हो गया और ये qx हो गया। इजी, सिर्फ एक काम करना था, dy by dx को अकेला करना था, उसके कोफिशिएंट को 1 बनाना था। दिख गया? यस सर, क्लियर। यस सर। ओके, पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ px dx, मतलब px यहाँ पर क्या था, x 1 अपॉन x log x है, 1 अपॉन x log x dx। इसका इंटीग्रेशन सबको याद है कैसे होगा? तो इजी है बहुत। सर वो log x को t ले लेंगे और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, log x को t ले लो तो 1 अपॉन x dx dt हो जाएगा। तो अगर हम log x को t ले लें, मैं लिख नहीं रहा हूँ, log x हमारा t है, 1 अपॉन x dx dt हो गया, तो ये dt अपॉन t बन गया देखो, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो e की पावर log t। यहाँ से एक चीज देख लो, e की पावर log समथिंग समथिंग होता है, इसकी वैल्यू t हो गई। e की पावर log के आगे कुछ भी हो वही बचता है, बाकी कैंसिल हो जाता है। e की पावर log समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ये लिख लेना अलग से जिसको नहीं याद है। तो e की पावर में log अगर आ जाए तो उसके बाद जो लिखा है वही सॉल्व होके वही आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू आ गई t, जो कि था log x, और अब लिखना है सीधा आंसर। आंसर क्या था हमारा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx, qx था 2 अपॉन एक्स स्क्वायर
इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है log x, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ऑफ कोर्स राइट साइड में इंटीग्रेट करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इसमें भी टी लेके देखिए log x। log x t ले लेंगे तो 1/x 1 बच जाएगा ना, स्क्वायर है ना। अच्छा हाँ, कोई बताएगा, कोई थॉट क्या कर सकते हैं इसमें? सब सही किया ना वैसे हमने। e to the power log t, t आ गया, log x को ही t लिया था, log x ठीक है। log x को अगर यहाँ पे t लेंगे तो t dt और नीचे एक x बच जाएगा। x को हम e to the power t लिख सकते हैं और फिर बाई पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। log x को t लेके इसमें भी कर सकते हैं, ऑल्दो बाई पार्ट्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होगा। वैसे मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन इतना लेंथी था। एनीवे अगर कोई स्टेप इधर उधर हो भी गया तो लेट्स सी, अगर ये होता क्वेश्चन तो कैसे कर सकते थे। अगर हम यहाँ log x को t ले लें तो 1/x dx तो dt हो गया, तो एक नीचे वाला x हैंडल हो गया है, log x को हमने t लिख दिया है, नीचे एक x रह गया है। सो या फिर उसको 2t ले लेते हैं, इसको log x इक्वल्स टू 2t कर लेते तो उससे उसका कैसे? एक मिनट, मैं भी जो सोच रहा हूँ उससे होगा नहीं। लेट मी सी। अगर सर इसको t/2 लेंगे तो वहां पर 2 कट सकता है। कांस्टेंट से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, t/2 लो 2t लो, उससे कांस्टेंट तो बाहर ही रहता है ना, कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं। हमने x log x से डिवाइड किया था, क्वेश्चन में तो नहीं कोई गड़बड़ कर लिया। x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x by x, ये तो सब ठीक है। इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम बाद में देखेंगे, कहाँ क्या मिस हो रहा है। सर इसमें हाँ। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते थे। Yes, बात पे हो जाएगा आराम से। हाँ सर हो जाना चाहिए। ठीक है, बाई पार्ट्स हो जाएगा तो हो ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ गए सब लोग फंडा? डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट समझो, इंटीग्रेशन तो अभी रिवाइज करेंगे तो सब याद आ जाएगा, तो दैट्स नॉट अवर प्रॉब्लम राइट नाउ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करनी है ये बात समझ में आ गई? क्या मैं एक एग्जांपल और करके दिखाऊं? नो सर क्लियर। बाकी लोग? सर ये log x कैसे आगे सेकंड लास्ट इक्वेशन में t इज इक्वल टू? ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन क्या, तुम्हें इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत याद है? ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, log x इज इक्वल टू t, तो 1/x dx dt हो गया था। वहीं से हमने इसको सॉल्व किया है, तभी तो dt/t आया है। dx/x t बन गया, dx और अपॉन x ये t बन गया, सॉरी dt बन गया, और log x को हमने t लिया था तो dt/t आ गया, और dt/t का इंटीग्रेशन होता है log t। ठीक है, यस सर। चलो और कोई डाउट रह रहा है किसी का? यहाँ पर मैंने एक चीज डिस्कस नहीं की है, शुरुआत में मेरे दिमाग से निकल गई थी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम। तो चलो वो अभी हम जब करेंगे एग्जाम्पल तो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। कहेगा कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास टचिंग y एक्सिस, ऑल द सर्कल टचिंग x एक्सिस, ऐसा कुछ वर्ड प्रॉब्लम से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है, तो वो प्रॉब्लम के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। चलो क्वेश्चन कर रहे हैं, कहाँ तक कर लिया है? जो लोग सर क्वेश्चन 12 सर तक 11th 11 12 तक हुआ है। ये कौन सा वाला? ठीक है, हम सर फॉर्मेशन तो हट गया था। फॉर्मेशन हट गया है क्या? यस सर। ठीक है, फिर तो वेल एंड गुड है। ठीक है, डिस्कशन तो अब नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। तो ऐसा करो, होमवर्क में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 12 ही कर लेंगे, जिन्होंने यहाँ कर लिए वो अपना कुछ और पढ़ लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि जो लोग पढ़ लेते फिर उनके लिए डबल होमवर्क हो जाएगा, तो डबल वर्क हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 से 12 हमारा होमवर्क है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके आगे फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सर कौन से क्वेश्चंस? एग्जाम्पलर इन रिवीजन वी आर डूइंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी हमारी हो चुकी है, तुम अभी आओ तो वो तुम्हारा काम उसको कंप्लीट करना। अभी हम एग्जाम्पलर पूरी कर रहे हैं साथ साथ में। यस सर। मैंने ग्रुप में शेयर किया पीडीएफ। हाँ, कितने चैप्टर्स हो चुके हैं रिवीजन के? चैप्टर 3 4 1 2 3 4 हो गए अभी तक, और 8 हो गया है। 5 चैप्टर हो गए जो कि इजी है। 3 4 तो डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस ही आते होंगे आई गेस। बाकी जो रह रहा हो हम एक बार और देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने नया ग्रुप बनाया ही तुम लोगों के लिए, तो उसमें डिस्कस होता रहेगा। अच्छा, अभी एग्जाम्पल करनी है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 to 12। ठीक यस है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाकी ठीक है, दैट्स इट। चलो, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर।